क्वेश्चन नंबर 22 है कि द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? चलिए देखते हैं। तो मान लो कि कोई कार्बन है ना। मान लो कोई कार्बन है जो कि sp हाइब्रिड और sp हाइब्रिडाइज है। दूसरा कोई कार्बन है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज है, और तीसरा कोई कार्बन है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में s करेक्टर कितना होता है आपका? 50%। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में s करेक्टर कितना होता है? 33.3%। और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में s करेक्टर कितना होता है? 25%। ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ता है, वैसे वैसे आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज करती है। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आएगी वह sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए आएगा। उसके बाद sp2, उसके बाद sp3। कौन सा आपका यहाँ पे मैच कर रहा है? डी वाला। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? डी। अगला क्वेश्चन है कि following statement regarding the periodic table of chemical reactivity of alkali metal and the halogen are given, which of these statement give the correct choice? तो देखिए, अगर आप एल्कली मेटल की बात करते हो तो एल्कली मेटल का मतलब हो गया आपका ग्रुप नंबर फर्स्ट। और हाइड्रोजन ग्रुप की बात करोगे तो हाइड्रोजन ग्रुप का मतलब हो गया ग्रुप नंबर 17 है ना। एल्कली मेटल के लिए देखोगे तो यहाँ पे एल्कली मेटल में कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम। हाइड्रोजन ग्रुप की बात करोगे तो क्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो जैसे आपको पता होगा कि जैसे जैसे हम लोग टॉप टू किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होती है? साइज बढ़ती है। तो साइज बढ़ने से क्या होता है? साइज तो बढ़ती है लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका जितना साइज बढ़ता है उस हिसाब से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ सेल ज्यादा बढ़ता है लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना बढ़ नहीं पाता है। इसीलिए साइज क्या होता है आपका? इंक्रीज करता है। और साइज इंक्रीज करने से क्या हो जाता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वह घट जाती है। यानी अब आयोनाइजेशन एनर्जी अगर घटेगी तो रिएक्टिविटी क्या होगी? आपकी बढ़ जाए, है ना, एल्कली मेटल के लिए। तो ये बात तो सही है कि एल्कली मेटल के लिए जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हो वैसे वैसे क्या होती है? रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। लेकिन आप अगर हैलोजन ग्रुप की बात करते हो तो हैलोजन का काम क्या होता है? हैलोजन इज नॉन मेटल, और नॉन मेटल जो होते हैं वह क्या होते हैं आपके? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। यानी हैलोजन ग्रुप के लिए हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात नहीं करेंगे। हम हैलोजन ग्रुप के लिए क्या किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करते हो तो फ्लोरीन देखो, फ्लोरीन जो होता है F2 के रूप में एग्जिस्ट करता है। F2 मॉलिक्यूल, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन I2, Br2 और आयोडीन I2। फ्लोरीन जो होता है यहाँ पे देखोगे तो फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड होता है वह बहुत शॉर्टर होता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट करता है क्योंकि फ्लोरीन की साइज छोटी होती है। और यहाँ पे दोनों एडजेसेंट फ्लोरीन एटम के ऊपर थ्री थ्री लोन पेयर आपके प्रेजेंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वह क्या होती है? काफी कम होती है। इसलिए फ्लोरीन की अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर कम होगी तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम देना पड़ेगा। बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होगी? हाई होगी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या होती है? ज्यादा होती है। फिर क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में
इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की। उसके बाद ब्रोमीन किया जाएगा, ठीक है, Br2 फिर I2। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा, तो F2 Cl2 Br2 और I2। यानी टॉप टू बॉटम जाओगे अगर आप हाइड्रोजन ग्रुप में, तो हाइड्रोजन ग्रुप में आपकी रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज करती है। क्या करती है? डिक्रीज करती है। यानी एल्कली मेटल के लिए तो इंक्रीज करेगी, लेकिन हाइड्रोजन ग्रुप के लिए डिक्रीज करेगी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देखिए आप, इन एल्कली मेटल रिएक्टिविटी इंक्रीजेज बट हाइड्रोजन इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तेईस का बी। तेईस का बी करेक्ट ऑप्शन आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, कि द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन enthalpy of the element boron phosphorus sulfur fluorine lowest first is इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन enthalpy आप एलिमेंट देखो, एलिमेंट कौन सा है? बोरान है, फास्फोरस है, सल्फर है, फ्लोरीन है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है। तो बोरान के लिए क्या होगा आपका? 1s2, 2s2 और 2p1। फास्फोरस के लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। सल्फर के लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। क्लोरीन के लिए 1s2, 2s2, 2p6, तो 2p6 नहीं, 2p5। ठीक है। तो देखो बोरान के लिए आप इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल रहे हो? पी सबसेल से। फास्फोरस के लिए पी सबसेल से निकाल रहे हो, लेकिन 3p सबसेल से। और यहाँ पे बोरान के लिए 2p सबसेल से। तो फास्फोरस के लिए 3p सबसेल से, बोरान के लिए 2p सबसेल से। सल्फर के लिए कहाँ से? सल्फर के लिए आप निकाल रहे हो 3p सबसेल से। और फ्लोरीन के लिए 2p सबसेल से। तो चूंकि 2p सबसेल से इलेक्ट्रॉन को 2p जो सबसेल होगा वह न्यूक्लियस के नजदीक होगा इन कंपेयर टू 3p सबसेल, है ना। तो उस हिसाब से 3p, रुक जाओ एक मिनट, 2p सबसेल न्यूक्लियस के नजदीक होगा इन कंपेयर टू 3p सबसेल। तो 3p सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, है ना। इसका मतलब हुआ कि अब हम कंपेयर करो बोरान और क्लोरीन की बात आप छोड़ दीजिए, अब बात करिए फास्फोरस और सल्फर की। तो फास्फोरस और सल्फर में देखोगे तो जो सल्फर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी वह क्या होगी? ज्यादा होगा, क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनिगेटिव आपका एनर्जी, सॉरी, सबसे जो कम एनर्जी आपकी लगेगी वो किसके लिए लगेगी? तो फास्फोरस के लिए, क्योंकि फास्फोरस की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर कम होगा तो आयोनाइजेशन जो एनर्जी होगी। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि फास्फोरस जो है ये हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन रखता है। हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन रखने की वजह से क्या होने वाला है आपका? इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? हाई होगी। अब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई हो गई, भले ही आपका, यानी फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? कठिन होगा, क्योंकि ये हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है और ये आपका नॉट हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फास्फोरस के लिए, फिर फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी इन कंपेयर टू सल्फर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा बताओ, इसमें में से अब हम बात कर रहे हैं बोरान और फ्लोरीन की। बोरान से 2p1 है कन्फिग्रेशन और फ्लोरीन के लिए 2p5। फ्लोरीन का देखोगे तो फ्लोरीन की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? ज्यादा होगा इन कम्पेयर टू बोरान, क्योंकि मुझे पता है लेफ्ट टू राइट हम किसी भी पीरियड में जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही क्या होगा? मुश्किल काम है। फ्लोरीन आपका, फिर उसके बाद बोरान, उसके बाद आपका फास्फोरस, उसके बाद सल्फर।
सल्फर से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान है। एक करेक्ट ऑर्डर आपका लगेगा, देखिए कोई मैच कर रहा है क्या। तो फ्लोरीन के लिए सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन के बाद, अच्छा फ्लोरीन अच्छा, यहाँ पे अगर देखोगे तो फ्लोरीन के बाद में बात कर रहा है ना, तो फ्लोरीन के बाद फास्फोरस का, क्योंकि फास्फोरस जो है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपका सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में आपका फास्फोरस, और फास्फोरस के बाद आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर। करेक्ट ऑप्शन आपका देखोगे तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा आपका क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद फास्फोरस का इसलिए आ जा रहा है क्योंकि फास्फोरस जो है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो फास्फोरस हो गया आपका। उसके बाद फास्फोरस से ज्यादा आपका देखोगे तो सही करेक्ट ऑप्शन आंसर कौन सा होने वाला है आपका, बी वाला। सबसे ज्यादा जो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी होगा फ्लोरीन का, फ्लोरीन के बाद फास्फोरस का। फास्फोरस का इसलिए क्योंकि फास्फोरस जो होता है वह हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन रखता है। अब बात करते हो बोरान और सल्फर की, तो जो सल्फर होता है, भले ही आप अगर बात करते हो तो फास्फोरस के लिए आप बात करोगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, 2p सबसेल से, और सल्फर के लिए कहाँ से बात करोगे आप, 3p सबसेल से। तो ये समझ में आ रहा है कि जो फास्फोरस के लिए अगर इलेक्ट्रॉन 3p सबसेल से निकल रहा है, तो 3p सबसेल से इलेक्ट्रॉन तो निकलना क्या होता है आपका, आसान होता है इन कंपेयर टू 2p सबसे। लेकिन यहाँ पे अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखोगे, जेड इफेक्टिव देखोगे, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है सल्फर के लिए ज्यादा होता है इन कंपेयर टू बोरान। इसीलिए अगर सल्फर के केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिस इलेक्ट्रॉन को मुझे निकालना है, उस पर लगने वाला जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है अगर ज्यादा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, हाई होगी। इसीलिए बोरान और सल्फर का कंपेयर करोगे तो सल्फर के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से सल्फर की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वह ज्यादा होती है इन कंपेयर टू बोरान। तो करेक्ट ऑप्शन आंसर आपका जो मैच कर रहा है वो बी वाला होगा।